हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज का क्लास मैं बेसिकली नाइन्थ के लिए लेने वाला हूँ और बहुत सारे नाइन्थ के बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए नाइन्थ के लिए भी। तो मैं स्पेशली क्लास नाइन्थ के लिए मैं डेडिकेट करूँगा इस वीडियो को, जिसमें मैं एक चैप्टर आज पढ़ाऊँगा आप लोगों को। नाम है चैप्टर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप सभी लोग जानते हैं कि एक चैप्टर हमारा है और आई थिंक आप सभी लोग जानते हो कि लास्ट चैप्टर है क्लास नाइन्थ का। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम विदा वेस्ट किए। टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे होगे कि चैप्टर का मतलब है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिकली हमें स्टार्टिंग में पढ़नी होगी। अगर हम एनसीईआरटी के ट्रेंड को फॉलो करें बेटा, तो एनसीईआरटी में बेसिकली ये जो टॉपिक है इसको बाद में प्रेफरेंस दिया गया है। पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें और पढ़ाई गई हैं जिनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं थोड़ा सा पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करूंगा, देन मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, वो पहला है व्हाट इज एटम्स। एटम्स क्या है? कैन यू इमेजिन कि व्हाट इज एटम्स? आप सभी लोग जानते हो कि हर एलिमेंट्स के पास उसका खुद का एक एटम होता है और एटम्स के बारे में आज की डेट में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत समय पहले की, तो बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि काफ़ी पहले, पहले का मतलब अगर मैं बात करूं कि 1970 1766 या उससे पहले 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की बात करूं, तो 17th सेंचुरी में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एटम क्या होता है। तो पहली बार एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए, एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट क्या, आप कह सकते हो कि एक टीचर भी है, एक तरह के टीचर थे। मैं आपको बता दूं, इनकी थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। डाल्टन बेसिकली 1766 में 1766 में बॉर्न हुए थे एंड एट द स्टेज ऑफ 12, मतलब 12 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार टीचिंग शुरू की थी। और जस्ट 19 ईयर जब इनका एज हुआ तो इनको एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया था और इन्होंने टीचिंग में ही बहुत सारा काम किया, रिसर्च में भी काम किया। पहली बार डाल्टन को वर्ल्ड वाइड जाना गया जब इन्होंने डाल्टन्स की एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन हैं एनसीईआरटी वगैरह में दिए हैं, मैं उन पॉइंट्स को भी कवर कर रहा हूँ। पहली बात की, डाल्टन इंग्लैंड के रहने वाले थे, यूके के रहने वाले थे। उनका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। ये 1966 को बॉर्न हुए थे। 12 ईयर की एज में इन्होंने टीचिंग का काम शुरू किया। 19 ईयर की एज में इनको प्रिंसिपल बना दिया गया था एंड फर्स्ट टाइम इनको वर्ल्ड वाइड हम लोग जाने थे 1808 में। 1808 में जब इन्होंने पहली बार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी थी। क्या करी थी बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं पहली बार अगर आपसे पूछूं कि एटम्स क्या है, व्हाट इज एटम्स, तो कहोगे कि एटम्स पहले डाल्टन ने डिफाइन किया था, इसीलिए इसको डीएटी बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन एवरी मटेरियल इज मेड अप बाय extremely small particles which take part in chemical reaction and which cannot further subdivided। मेरी बात को आप समझ रहे होगे। डाल्टन के अकॉर्डिंग दुनिया के सारे मटेरियल छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम एटम कहते हैं। जिसमें बात करूं कि आपके पास बिल्डिंग है भाई, घर बनाने जा रहे हो, तो बहुत सा बड़ा, अगर मैं बुर्ज खलीफा की बात करूं, इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है जो कि दुबई में है भाई। तो आप देख सकते हो कि इस बिल्डिंग को बनाने में छोटे छोटे
कमरे होंगे या छोटे छोटे फ्लोर्स बने, फिर धीरे धीरे इस पूरे बिल्डिंग को बनाया गया। एक छोटी सी बिल्डिंग की मैं बात कर लेता हूँ। उस बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरे होते हैं, उन कमरों को भी बनाने में छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज होता है। तो एक बिल्डिंग को बनाने में जो सोचा सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम एटम की तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में एक मैथोलॉजी और भी है कि अपने कंट्री में भी सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कशन की गई थी। लगभग काफ़ी पहले बोला गया था। एक अपने आप ही एक फिलोसफर थे जिन्होंने बोला कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एटम्स नाम दिया जाए, और हिंदी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने बोला था परमाणु है। महर्षि कनंद नाम था उनका। क्या नाम था बेटा? महर्षि कनंद नाम था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम, नॉट मॉडल ऑफ एटम, आप कह सकते हो कि उन्होंने एक फिलॉसफी दिया, एक बात उन्होंने कही इस तरह से, जो किसी भी सब्सटेंस का जो छोटा यूनिट होता है उसको हम परमाणु कह सकते हैं या अणु कह सकते हैं। परमाणु या अणु, दो वर्ड डिवाइड किया गया है। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? कोई बात नहीं, हम लोग सीधे सीधे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एवरी मटेरियल इज मेड अप बाय extremely small particles which take part in chemical reaction and which cannot be further subdivided. डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी बहुत साफ है। डाल्टन ने कहा कि दुनिया के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। वे छोटे पार्टिकल्स ही एटम्स होते हैं, और ये एटम्स बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई इस बात का भी ध्यान रखना, जो एटम होता है वो रिएक्शन पार्टिसिपेंट होता है। लेकिन एक बात उन्होंने कही आखिरी में, उन्होंने कहा कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं कि एटम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप एक कागज का टुकड़ा ले लो, उसको काटना शुरू करो, तोड़ना शुरू करो, फाड़ना शुरू करोगा, तोड़ते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा, एक बहुत छोटा सा पीस मिलेगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। तो यू कैन से कि वो जो पीस ऑफ पेज है वो एटम है पूरे पेज के फॉर्मेट में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोली क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो डाल्टन्स के टॉपिक आपको क्लियर हो रही है। डाल्टन ने क्या कहा कि एवरी मटेरियल इज मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैं बोल देता हूं, एवरी मटेरियल is made up by extremely extremely small particles which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction, and which cannot further subdivide, and which cannot further subdivide। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब आपको एक बात समझ में आ गया कि दुनिया के सारे मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। छोटे बच्चे, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए छोटे छोटे बच्चों। तो आगे मैं आपको अगर समझाऊं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, या मैं कहूं कुछ इसकी विशेषता है। भाई इसकी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? पहली बात ये कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज एंड मास। क्या इसका मतलब है? मैं इसको बोलता हूं, लिख लिया अपने कॉपी में। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम। मतलब क्या है समझिए। पहला पॉइंट, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। आइडेंटिकल हूबहू या एकदम सिमिलर। किसमें? शेप में, किसमें? शेप में, किसमें? साइज में, किसमें? मास में, किसमें? वॉल्यूम में। किसके लिए? सेम एलिमेंट के लिए। यानी कि अगर सेम एलिमेंट अलग अलग जगहों पे लोगे तो जो उनका एटम है उनके शेप, साइज, मास, वॉल्यूम क्या होंगे? सभी जगहों पे सेम होंगे। हमने कहा हाइड्रोजन आपने अपने घर में लिया, आपने अपने ऑफिस में लिया, आपने अपने खेत में लिया, कहीं भी हाइड्रोजन एटम को लोगे तो उसके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे शेप, साइज एंड मास में। बोलो ये मेरी बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? आपको बिल्कुल कंफर्म हो रहा होगा व्हाट आई एम गिविंग यू द नॉलेज। जस्ट इसको आप नोट करिए अपने कॉपी में,
A to Z एवरीथिंग आपको नोट करना है। अब देखिए, अगर केमिस्ट्री में आप कमांड बनाना चाहते हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए सिर्फ 4 चैप्टर होते हैं, आप 2 महीने भी ढंग से पढ़ाई करोगे केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? तो अब दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सेकेंड पॉइंट में डाल्टन ने कहा atoms of different elements are not identical shape, size and mass। क्या बेटा? डिफरेंट एटम, जैसे मैं एक जगह हाइड्रोजन ले लूं, एक जगह मैं लिथियम ले लूं, एक जगह मैं सोडियम ले लूं, तो इनके जो एटम्स होंगे, वो एटम्स शेप साइज एंड मास में आइडेंटिकल नहीं होंगे। नॉट आइडेंटिकल दिख रहा है ना, नॉट आइडेंटिकल इन क्या बेटा जी? शेप, साइज, मास, वॉल्यूम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए सबको क्लियर? डन। मतलब पहली बात ये है बेटा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, कहीं पे भी लेके जाइए, किसी भी कंट्री में ले जाइए, उनके एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। दूसरी बात, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, तीसरी बात कहा गया, थर्ड पॉइंट बोला गया, एटम्स नाइदर क्रिएट nor destroy, it convert from one form to another form। बड़ी अच्छी बात है कि एटम्स को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स को ना इधर क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। जैसे हम कोई मील लेते हुए या कुछ खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको अगर एटम मान लेते हैं तो उनको खाया और वो एटम्स हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गए। मीन्स एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तीसरा इनका कैरेक्टर ये था। और फोर्थ में इन्होंने कहा, जो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख लेना अपने कॉपी में कि एटम्स फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बेटा? एटम्स कंबाइन लिख लो, कंबाइन इन लॉ ऑफ डेफिनेट बेटा प्रोपोर्शन। क्योंकि मैंने डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं बनाया, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, मतलब एक फिक्स रेशियो में हमेशा कंबाइन होते हैं। इस बात को बोला था डाल्टन ने। आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसकी एक कमी भी है, उस कमी को भी हमें देखना होगा। क्या कमी है? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आप कहोगे डाल्टन्स ने कहा एटम हमारा क्या है? डिविजिबल है। बोलो नॉट डिविजिबल। एटम हमारा डिविजिबल नहीं है, एटम को हम विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये गलत हुआ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज डिस्कार्डेड और फेल्ड। क्या बेटा? बोलो ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बोलो बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was failed। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? हमने कहा ये एटम है, इस एटम के अंदर कुछ नहीं होता, ना हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, या कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे हैं, मीजॉन, एंटियो न्यूट्रॉन, प्रोजिट्रॉन, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बट मेनली हम इन तीन के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटम के अंदर अगर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ये कहना गलत होगा कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप समझ लीजिए, आप स्कूल में आपसे पूछा जाता है आपके घर में कि स्कूल आज है कि नहीं है, बोला आप नहीं है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने अगर क्रॉस चेक किया और पता किया कि स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चला कि हाँ चल रहा है, तो आप तो फेल हो गए ना। उसी तरीके से डाल्टन ने बोला कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, लेकिन एटम क्या हुआ बेटा? डिविजिबल है। क्यों है?
क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। एक मैं शब्द का थोड़ा सा मतलब और बताऊंगा। बेसिकली एटम जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है। ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब डिवाइड। तो ऐसा भी बोला जाता है जिसको हम डिवाइड ना कर सकें वो एटम होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया। मेनली आपके कोर्स में यही है कि ड्रॉबैक यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज फेल्ड। क्यों? क्योंकि एटम डिविजिबल भी है, ऐसा बाद में चल के प्रूफ हो गया था, इसलिए डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को फेल किया गया। मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एक भी सही नहीं है भाई, इनके अलावा भी। जैसे डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। तो या आप बताइए, कार्बन का 12 भी होता है, कार्बन 13 भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 14 एग्जिस्ट करता है। इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। अब कार्बन 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, तीनों एटम्स अलग अलग होंगे। मतलब डाल्टन्स की जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था वो फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिएगा। दूसरा दूसरा डिफरेंट एटम्स ऑफ दूसरा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास। ये भी गलत है भैया। दो एटम्स में हूँ, एक आर्गन है जो कि 40 होता है, एक कैल्शियम है ये भी 40 होता है, दोनों के एटम्स आइडेंटिकल होंगे। मतलब इनको हम आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार की वजह से डाल्टन्स की ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी फेल हो रहा है। तीसरा पॉइंट अगर मैं पूछूं, इन्होंने कहा कि एटम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 96 एलिमेंट नेचुरली अकर करते हैं, बाकी हमने बनाया है। तो एटम्स को क्रिएट नहीं कर रहे हैं भाई, एटम का क्रिएशन भी हो रहा है, मतलब ये भी पॉइंट फेल हो गया। इसके अलावा आप एक बात और समझिएगा कि बेटा जी, इन्होंने बोला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब डेफिनेट का मतलब फिक्स। जैसे H2O है, HCl है, FeO है, ये सब फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। लेकिन इसके अलावा आप आगे चलोगे तो आपको ऐसा भी मिलेगा Fe.93O। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। अगर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है तो सारे स्टेटमेंट फेल हो रहे हैं एक तरफ से, सारे स्टेटमेंट फेल हो रहे हैं एक तरफ से। तो ये रहा एक छोटा सा सेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा शेयर, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 9th का पूरा कोर्स दूंगा और 10th की भी कोर्सेस हम देने वाले हैं। इसके अलावा जो भी बच्चा NTSC ओलंपियाड वगैरह के लिए फोकस कर रहा है तो हम उनको भी आगे चल के थोड़ा सा गाइडेंस देंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेटा आप लोग अच्छा सा नोट्स बनाओ, नोट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए।